हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरीपुर। मैं शेखर प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं नौकरीपुर के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम करंट अफेयर्स में इन 5 टॉपिकों को पढ़ने जा रहे हैं जिनमें प्रवासी भारतीय दिवस, जीआई टैग, सी धोनी फेस्टिवल, इंडियन ज्योग्राफी और बैंकिंग एंड फाइनेंस शामिल है। ये जो 5 टॉपिक है आने वाले एडीआरई, एसएससी और भी आसाम रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर्स क्लास। प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रत्येक 2 साल में मनाया जाने वाला डे है। प्रवासी भारतीय दिवस को एनआरआई डे के नाम से भी जाना जाता है। ये जो फॉर्मली है ये 9 जनवरी को हर साल ये सेलिब्रेट किया जाता है। ये 9 जनवरी क्यों है? क्योंकि इसी 9 जनवरी के दिन महात्मा गांधी जो 1915 में 1915 में साउथ अफ्रीका से हमारे इंडिया लौटे थे, तो ही वॉज कॉन्सिडर्ड टू बी ए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रवासी। तो इन्हीं के रिटर्निंग डे को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भारत सरकार हर 2 साल बाद सेलिब्रेट करती है। तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। इस साल तो ये सेलिब्रेट नहीं किया जा रहा है, बट ये ज़रूर है कि पिछले साल 8 से 10 जनवरी तक ये प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया गया था, जो कि कंडक्ट किया गया था इंदौर, मध्य प्रदेश का एक शहर इंदौर में। ये प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये उन कम्युनिटीज़ को, उन नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस कम्युनिटी को एक्नॉलेज किया जाता है, उनको सम्मानित किया जाता है जो कहीं ना कहीं भारत के विकास में अपनी भूमिका पालन कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की अगर हम माने तो प्रवासी भारतीय दिवस जो 2023 में हुआ, तो इसकी जो थीम था डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल। ये जो है थीम है इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन डायस्पोरा फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये जो थीम है ये फोकस करता है कि इंडियन डायस्पोरा को एक पार्टनर के रूप में, देश के डेवलपमेंट के भागीदार के रूप में जाना जाए। देखिए, हमारे विदेशों में रहने वाले जो लोग हैं उनसे हाईएस्ट रेमिटेंसेस हमारे भारत को लाभ होता है। रेमिटेंसेस किसको कहते हैं? विदेशी मुद्रा। बहुत सारे लोग सऊदी अरब, दुबई, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, हर देशों में काम करते हैं और वहाँ की जो विदेशी मुद्रा है वहाँ से जो ट्रांजैक्शन किया जाता है वो ट्रांजैक्शन जो है हमारे देश को सीधे उससे लाभ पहुँचता है। इसीलिए ये प्रवासी भारतीय दिवस हमारे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। डे याद रखिएगा, 9 जनवरी हर साल, हर 2 साल बाद सेलिब्रेट किया जाता है। तो 2025 में ये तो 24 है, इस साल तो नहीं, 2025 में ये बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाएगा। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ जीआई टैग, यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग कहने से हम क्या समझते हैं? तो समझिएगा बात को कि कुछ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं इस दुनिया में जो किसी खास जगह पे ग्रो होते हैं, उनकी क्वालिटी के लिए, उनके रेपुटेशन के लिए। उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो दुनिया में उस प्रोडक्ट में कहीं नहीं पाए जाते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट जो दुनिया में नायाब है, किसी खास जगह पर किसी खास क्वालिटी के कारण पहचाने जाते हैं, ऐसे जो एसेंशियल प्रोडक्ट हैं उनके ओरिजिन के आधार पर उस वस्तु को जीआई टैग प्रोवाइड कराया जाता है।
तो देखिए हमारे भारत में 15 सितंबर 2003 को दार्जिलिंग टी को सबसे पहले फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग दिया गया था, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा प्रोडक्ट को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया था? दार्जिलिंग टी फर्स्ट प्रोडक्ट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस। उसके बाद जीआई टैग जो है, ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स जो है, ये रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1990 के द्वारा इसे सुरक्षित किया जाता है। यानी कि मान लीजिए जैसे कि आप दार्जिलिंग टी की बात कर रहे हैं, तो ये जो दार्जिलिंग टी है, इस टी को हम दार्जिलिंग का कब बोलेंगे? सबसे पहले तो इसमें जो है, इसका जो ग्रोइंग एरिया है वो सबसे पहले दार्जिलिंग होना पड़ेगा। सबसे पहले ये दार्जिलिंग में ही ये चाय पत्ती ग्रो होनी पड़ेगी। प्लस दार्जिलिंग टी में जो एक फ्लेवर आता है, जो इसमें जो इसकी जो खुशबू होती है, फ्लेवर, स्मेल, इसके साथ इसमें जो इसके हर्बल गुड्स प्रोडक्ट्स हैं, ये जो सिनेरियोज़ है दार्जिलिंग का जो जगह है एज वेल एज इसमें जो क्वालिटीज़ है, ये दो मिला के जो ये चीज़ बनेगा, ये होगा दार्जिलिंग टी। अब ये जो दार्जिलिंग टी ग्रो करने वाले किसान हैं, तो इनका जो दार्जिलिंग टी है ये दार्जिलिंग में ही ग्रो होगा। अगर मान लीजिए किसी दूसरे प्रांत के लोग चाय ग्रो करते हैं और उसको बाज़ार में ले जाकर बोलते हैं ये दार्जिलिंग टी है, ताकि उनकी प्रोडक्ट ज़्यादा बिक सके, तो दार्जिलिंग टी की जो एक मर्यादा है, जो उसका एक वैल्यू है, वो तो मार्केट में नहीं रहेगी। तो जिसके कारण ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन करके उस प्रोडक्ट को सुरक्षित किया जाता है। और उसके अलावा अगर कोई दूसरा इस प्रोडक्ट को उस नाम से बेचने की चेष्टा किया जाता है, तो उसके द्वारा कार्रवाई की जाती है कि वो चीज़ नकली है बोल के उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो इसीलिए ये रजिस्ट्रेशन के द्वारा जीआई टैग जो है हर किसी ऑथेंटिक प्रोडक्ट को दिया जाता है। तो हम ये न्यूज़ क्यों पढ़ रहे हैं? तो देखिए हाल ही में उड़ीसा के 7 प्रोडक्ट्स, यानी उड़ीसा में 7 प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है, जिनमें कापगंडा सॉल, लेंजिया सौरा पेंटिंग, उसके बाद कारापूट काला जीरा राइस, सिमलीपाल काई चटनी, नायग्रा ब्रिंजल, उड़ीसा खजूरी गुड़ और ढेन कानाल मंगजी, ये चीज़ बेस्ड स्वीट है। तो ये जो 7 प्रोडक्ट है इसको जीआई टैग दिया गया है। तो आपको ये सातों प्रोडक्ट के नाम याद नहीं करने हैं, जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जो आपको ये काले अक्षरों में मोटा मोटा लिखा हुआ दिख रहा है, इनको आप याद कर लीजिए, हो सकता है ये इम्पोर्टेंट हो। और ये भी याद रखिएगा, हमारे असम से जो भी चीज़ें अगर जीआई टैग प्राप्त करती है उसका भी लिस्ट अवेलेबल है। उसका भी लिस्ट अगर आप गूगल में सर्च करेंगे कि असम से किन किन वस्तुओं को जीआई टैग मिला, उसको आप पढ़ के जाइएगा। कटहल है, नींबू है, बहुत सारे प्रोडक्ट है, डिब्रूगढ़ लीची है, तेजपुर का, ये सबको जीआई टैग मिला है, तो वो सब भी आपको पढ़ के जाना है। तो देखते हैं ये जो जीआई टैग मिला है, ये कापगंडा सॉल जो है, ये देखिए ये सॉल, ये बुनाई हो रही है इसकी, ये डोंगरिया कोंड ट्राइब है, ये पीवीटीजी ट्राइब है। तो ये जो शॉल है ड्यूरिंग द कोर्टशिप, यानी कि जब किसी के शादी विवाह के दौरान, मतलब ये जब शादी विवाह ठीक हो जाता है, तो ये गिफ्ट के तौर पर इसको दिया जाता है एक के द्वारा दूसरे को। साथ ही साथ इसका टेक्सटाइल एक लेगेसी भी है, ये लेगेसी के दौरान, मतलब लेगेसी के द्वारा ये आदान प्रदान किया जाता है। उसके बाद लंजिया सोरा पेंटिंग, जिसको इडीताल भी उनके लोकल लैंग्वेज में कहा गया है,
ये लिंजिया सोरा कम्युनिटी के द्वारा ही ये पेंटिंग बनाई जाती है, जैसा ये पेंटिंग आप देख रहे हैं। और इसमें स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन होता है, ग्रेजुएट होता है, वेलबींग होता है। देख पा रहे हैं ये किस तरह से इसको बनाया गया है। सो ये जो दो चीज़ है, ये कापडांगांडा सॉल, कापड़गंडा सॉल और लिंजा सोरा पेंटिंग, ये कौन से जगह से बिलोंग करती है? तो उड़ीसा। ये आप याद जरूर रखिएगा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये जो डांस आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक स्पेशल डांस है जो कि अरुणाचल में होता है ड्यूरिंग द फेस्टिवल सी दोई फेस्टिवल। सो ये सी दोई जो फेस्टिवल है, दोनी फेस्टिवल है, सी दोनी फेस्टिवल ताजिंग ट्राइब, जो अरुणाचल प्रदेश में वास करती है, ताजिंग ट्राइब, उनके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। ये डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स जैसे दापुर जियो, उसके बाद डूमपर जियो, ताहिला, सियूम, ये सब एरिया में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। जहाँ जहाँ ये ताजिंग ट्राइब के लोग रहते हैं वहाँ वहाँ मेनली ये सेलिब्रेट किया जाता है। कैपिटल ईटानगर में भी ये सेलिब्रेट होता है। तो ये फेस्टिवल जो है कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया था 1975 में बाय लेट तातर उली नामक व्यक्ति के द्वारा। ही वॉज द मेन पाइनियर ऑफ दिस सी दोन्यू फेस्टिवल। तो सी दोन्यू फेस्टिवल हर साल जनवरी महीने में 4 से 7 तारीख तक मनाया जाता है। और ये अरुणाचल प्रदेश में जो फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं उनमें से मेन फेस्टिवल्स में से एक है। तो हो सकता है आपके आने वाले असम के एग्ज़ाम्स में सी दोनी फेस्टिवल्स के बारे में कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछ ले। सी दोनी फेस्टिवल कब से सेलिब्रेट होता है, कब तक, किस राज्य में होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है, कौन से ट्राइब के द्वारा किया जाता है। सो यू मस्ट रिमेंबर दिस, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दिस ईयर। इंडियन ज्योग्राफी। सो इंडिया जो है दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। अगर हम एरिया की बात करें तो इंडिया का जो एरिया है 3287,263 स्क्वायर किलोमीटर है। इसको फ़ोन नंबर की तरह याद रखिए, 3287,263, जो कि इसका जो एरिया है वर्ल्ड का 2.42% वर्ल्ड एरिया को हमारा भारत कवर करता है। हमारा भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक पॉपुलेशन रहने वाला देश है, जिसकी जनसंख्या 1.21 बिलियन यानी 121 करोड़ है, जो वर्ल्ड के पॉपुलेशन का 17.44% है। यानी कि मान लीजिए दुनिया में अगर 100 लोग हैं तो 100 लोगों में से 17.44 यानी कि मान लीजिए 17.5 होता है, पर 17 लोग जो है वो हमारे भारत से होंगे, 100 लोग अगर खड़े होते हैं तो। सो इंडियन सब कॉन्टिनेंट लोकेटेड है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। साथ ही साथ इंडिया जो है लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है, सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर शेयर करता है वो बांग्लादेश के साथ शेयर करता है 4096 किलोमीटर। उसके बाद आता है चाइना 3444, उसके बाद पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, नेपाल 1751 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर का। लेकिन ये अफगानिस्तान का जो एरिया है अभी POK यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के कारण ये जो एक्सेस है, ये जो बाउंड्री है अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी हमारे पास होगी, मुझे पक्का विश्वास है। तो अब हमारे इंडिया की जो जोग्राफिकल ये है लेटिट्यूडनल एक्सटेंट की अगर हम बात करें तो 4 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ हमारा ये, अगर आप ये में देखेंगे, अगर लेटिट्यूडनल एक्सटेंट देखेंगे तो ये है। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की अगर हम बात करें तो 68
डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। अगर हमारे इंडिया को नॉर्थ से साउथ की तरफ है, यानी ऐसे अगर आप इसकी लंबाई देखें तो ये है 3214 किलोमीटर। ईस्ट से वेस्ट की तरफ की अगर इस तरह से लंबाई देखें तो वो है 2933 किलोमीटर। अगर हम लैंड फ्रंटियर्स की बात करें, यानी कि ये जो ज़मीन के साथ सटा हुआ हमारे भारत का जो एरिया है, दैट इज़ लैंड फ्रंटियर्स। तो लैंड फ्रंटियर्स की अगर हम बात करें तो ये है 15,200 किलोमीटर्स। कोस्टल लाइन, ये जो एरिया आपको समुद्र के साथ लगा हुआ दिख रहा है, दीज आर द कोस्टल लाइंस। अगर हम कोस्टल लाइंस की बात करें तो 7,516.6 किलोमीटर्स है। टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स है 28, यूनियन टेरिटरीज 8 हैं। और आफ्टर द, आप जानते हैं ये जम्मू कश्मीर पहले स्टेट हुआ करता था, अब हमारे पास ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। सो ये आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में असम के बारे में, सॉरी इंडिया के बारे में, इन सब तथ्यों को आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। सो बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो देखिए हमारे भारत में बैंकों का इतिहास तो बहुत पुराना है, लेकिन हम जो इतिहास यहाँ पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं जब से बैंक नेशनलाइज हो गए। सो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1969, 14 कॉमर्शियल बैंक्स 19 जुलाई 1969 को गवर्नमेंट के द्वारा ले लिया गया इसको। फिर बाद में और 6 बैंकों को 1980 में ले लिया गया। तो उस समय मिला के पब्लिक सेक्टर के जो बैंकों की संख्या है वो हो गई 27। लेटर ऑन उसके बाद जो है 1993 में गवर्नमेंट मार्च न्यू बैंक ऑफ इंडिया विथ पंजाब नेशनल बैंक। बाद में फिर 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया। टाइम टू टाइम बैंकों का मर्जेशन होते रहता है। फिर पहली जो महिला बैंक है, भारतीय महिला बैंक, ये पहली बैंक जो वोमेंस के लिए बनाई गई थी। इसके जो हेड क्वार्टर है ये न्यू दिल्ली में है। 19 नवंबर 2013 को इसको इनॉग्रेट किया गया था। बाद में महिला बैंक को SBI के साथ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ 2017 में मर्ज कर दिया गया। सो ये तो हो गया हमारे बैंक्स का स्टार्ट होने का इतिहास। अब जो हमारा राष्ट्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है उसके बारे में थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। सो RBI का पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे गवर्नमेंट के द्वारा 1935 में बनाया गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में, अंडर द RBI एक्ट 1934। और ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, केंद्रीय बैंक है हमारा। तो RBI क्या करता है, मॉनेटरी सप्लाई को रेगुलेट करता है, कंट्री के क्रेडिट डेबिट जो भी मनी रिलेटेड इश्यूज है वो देखता है। उसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो RBI के पहले गवर्नर 1949 में बनाए गए, जिनका नाम था CD देशमुख। और याद रखिएगा RBI का हेडक्वार्टर बहुत बार पूछता है, तो जो कि लोकेटेड है मुंबई में। ज़्यादातर बैंकों के हेडक्वार्टर मुंबई में ही लोकेटेड है, एक्सेप्ट समवन, कुछ फ्यू। अगर हम मॉनेटरी पॉलिसीज़ की बात करें तो सुपरविजन एंड बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो मॉनेटरी पॉलिसीज रेगुलेशंस जो है, सुपरविजन्स जो है बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, ये RBI के द्वारा कंट्रोल करता है। इसके साथ ही साथ कैश मैनेजमेंट, डेप्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, RBI देखता है। फॉरेन एक्सचेंज, विदेशों से जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज आते हैं उसको, करेंट कैपिटल अकाउंट मैनेजमेंट, ये सब देखता है। साथ ही साथ मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ये भी RBI के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। और देखिए जो RBI के पहले गवर्नर थे वो CD देशमुख थे, और अभी जो है प्रेजेंट जो है शक्तिकांत दास, ठीक है, शक्तिकांत दास जी जो है, शक्तिकांत दास जी को एट प्रेजेंट गवर्नर हमारे भारत के
एट प्रेजेंट आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। इन्हें 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला था 2023 में। शक्तिकांत दास का नाम याद रखिएगा, एट प्रेजेंट गवर्नर है आरबीआई के। हेडक्वार्टर जरूर याद रखिएगा, मुंबई में है, और इस्टेब्लिशमेंट 1935 अंडर द आरबीआई एक्ट 1934। दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी कि मॉनेटरी पॉलिसी, रेगुलेशन, सुपरविजन, या फिर आपका पैसा का जो ये है रेगुलेट करने, मनी सप्लाई रेगुलेट कौन सा बैंक करता है, तो आरबीआई करता है। सो दिस आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर पैसे में किसका सिग्नेचर होता है? गवर्नर का सिग्नेचर होता है, ये भी याद रखिएगा। भारत के जो पैसे होते हैं लैंग्वेजेस, उसमें कितने लैंग्वेजेस में लिखा रहता है? आपके लिए होमवर्क है, भारत के रुपए जो है उसको उलटिए और देखिए कि उसके कितने भाषाओं में लिखा गया है। 100 रुपीज़ लिखा रहता है ना, असमीज़ में, बंगाली में, उर्दू में, तमिल में। देखिए कितने लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है, और कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो।